राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज। राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेजर मतलब मॉर्गेज का रिडेम्पशन मॉर्गेजर का राइट है। अब ये रिडेम्पशन का क्या मतलब है, रिडेम्पशन से यहाँ क्या मतलब लग रहा है? तो देखो, रिडेम्पशन का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग रिडेम्पशन का क्या है? रिलीज और लिबरेशन। ठीक है, रिलीज या फिर लिबरेट करना प्रॉपर्टी। जब मॉर्गेज किया गया था तो सेल के एस्पेक्ट से तो नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं मॉर्गेजर की कोई मजबूरी रही होगी, अपनी प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज किया था बिकॉज ही वॉज नॉट विलिंग टू सेल, ही वॉज जस्ट इन नीड ऑफ मनी, सो दैट इज वाई ही हैड टू मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर लॉ हम उस इंसान को जो मॉर्गेजर है उसकी कंडीशन को कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गिव हिम दैट राइट। ठीक है, बाय स्टैट्यूटरी लॉ हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉर्गेजर का हमेशा राइट ओपन रहता है, जब तक पॉसिबल है तब तक मॉर्गेजर का राइट ओपन रहता है टू टेक हिज प्रॉपर्टी बैक, टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी। पेमेंट दे के, लोन अमाउंट चुका के प्रॉपर्टी वापस ले सके, हम उसको बहुत स्कोप देते हैं टिल दी एंड, मतलब जब तक कि फोरक्लोजर की डिक्री कौन नहीं ले लेता, मॉर्गेजी नहीं ले लेता, तब तक हम रिडेम्पशन का राइट देते हैं अपने मॉर्गेजर को। ठीक है, आगे हम देखेंगे फोरक्लोजर को इन डिटेल, बट अभी रिडेम्पशन समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट possessed by the mortgager is the right to redeem the mortgage। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी सिर्फ एज ए सिक्योरिटी रखी थी। रिडेम्पशन मीन्स पेइंग ऑफ द मॉर्गेज मनी, हमारा जो भी लोन लिया था हमने उसको लौटा देना है, पे ऑफ कर देना है, और फिर क्या वापस ले लेना है, एंड गेटिंग बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, और हम अपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सारे क्लचेस से छुड़ा लेना है। ठीक है, तो मॉर्गेजर का जो राइट है टू हैव हिज प्रॉपर्टी रिटर्न टू हिम विथ डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। वो अपनी प्रॉपर्टी जो वापस ले रहा है उसको हम कह रहे हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। उसने अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करानी, रिलीज करानी। ठीक है, रिडेम्पशन लिटरली मीन्स रिलीज और लिबरेशन, एंड बाय पेइंग द लोन the property of the mortgager is released or liberated from the mortgage। okay, under TPA it is a statutory right। ठीक है, लीगल राइट है हमारा, और ये एग्जिस्ट करता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट। अगर जो हमारी डेट फिक्स्ड है पेमेंट के लिए वो भी एक्सपायर हो जाती है, तब भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, however it has been held that this remedy is available to the mortgager only before the court has given the order of foreclosure। फोरक्लोजर एक तरीके से बार हो जाता है कि बस अब बस बहुत हो गया, इसके बाद में यू आर मॉर्गेजर इज नॉट अलाउड। ठीक है, मॉर्गेजर को कोर्ट ने बहुत टाइम दे दिया, बट जब फाइनल डिक्री आ गई, कोर्ट का ऑर्डर आ गया फोरक्लोजर का इन द फेवर ऑफ मॉर्गेजी, या फिर प्रॉपर्टी की सेल का ऑर्डर आ गया इन द फेवर ऑफ मॉर्गेजी, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन क्लोज हो जाता है। अब इस पॉइंट के बाद में वो अगर पेमेंट कर भी देता है तो भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। ठीक है, ऑल्सो इट इज टू बी नोटेड दैट द मॉर्गेजर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिडीम बिफोर द मॉर्गेज मनी हैज बिकम ड्यू, दैट इज बिफोर द टाइम पेमेंट, टाइम फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। जो टाइम फिक्स था मॉर्गेज मनी का पेमेंट का, उसके पहले आप उसको मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी रिडीम नहीं करा सकते। एक तरीके से इट इज अ प्री मेच्योर राइट। अभी आपका राइट मेच्योर हुआ नहीं है और उसके पहले आप रिडीम कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसके क्या एडेड पॉइंट्स हैं। सेक्शन 60 हमारा बात करता है रिडेम्पशन के बारे में। रिडेम्पशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ आवर मॉर्गेजर। ठीक है, सेक्शन 60 जो है टीपीए का, इट लेज डाउन दैट एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, किसी भी टाइम जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो चुका है, प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, आपका जो टाइम था मॉर्गेज का वो ओवर हो चुका है, अब आपको रिडेम्पशन का राइट मिल चुका है। ठीक है, तो आपका टाइम ड्यू हो चुका है, एंड ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द मॉर्गेजर हैज द राइट टू गेट बैक द प्रॉपर्टी एंड डिमांड
प्रॉपर्टी भी वापस मिले, और क्या, रिटर्न ऑफ द मॉर्गेज इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद ऑल द टाइटल डीड्स। अगर हमारा जो टाइप था वो मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स का था, तो फिर तो हमें अपनी टाइटल डीड्स वापस मिले। ठीक है, अगर हमने पोजेशन डिलीवरी करी थी, कहाँ पे करते हैं हम पोजेशन का डिलीवरी, हम करते हैं usufructory मॉर्गेज में, तो फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो की थी हमने मॉर्गेज प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो वो हमें वापस मिल जाए। ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन मॉर्गेजर को वापस मिल जाए ऑन पेमेंट। थर्ड क्या है, रीट्रांसफर हो जाए प्रॉपर्टी का और एन एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ मॉर्गेजीज राइट। ये अब मॉर्गेजी का कोई राइट नहीं बचा है, इसका कोई ना कोई प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होनी चाहिए, लाइक इन द केस ऑफ इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, वेयर देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एनी मैनर और द मॉर्गेज हैज बीन इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू था तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें उसको एंड कराना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे ही पेमेंट कर देते हैं वैसे ही हमें बताना है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि अब मॉर्गेजी का राइट फिनिश हो चुका है और मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली है, रीपे करके लोन अमाउंट। ठीक है, अब हमने जैसे राइट ऑफ रिडेम्पशन पढ़ा, उसी के एकदम को एक्सटेंसिव और कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हमारे जो मॉर्गेजी होता है उसका क्या होता है। भाई, कब तक आप मॉर्गेजर को राइट दोगे अपना पैसा रिटर्न करने के लिए? जो उसने लोन लिया है उसको रिटर्न करने के लिए हम उसे ऑलरेडी बहुत राइट दे रहे हैं, तो कभी ना कभी तो हमें बैलेंसिंग करनी है ना, हमें अपने मॉर्गेजी के भी तो राइट्स देखने हैं, उन्हें भी तो बैलेंस आउट करना है। तो मॉर्गेजी को भी तो एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें देना पड़ेगा ना, कि जब से उसके राइट्स स्टार्ट होंगे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब ऑर्डर आएगा फोरक्लोजर का कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो राइट ऑफ फोरक्लोजर इज अ राइट available to a mortgagee to recover his outstanding money. ठीक है, this right is available under section 67। redemption हमारा 60 में दिया है, foreclosure 67 में। after the principal amount has become due and before payment of mortgage money by mortgager or before decree of redemption has been passed by court। ऐसा हो सकता है कि वो मॉर्गेजी हमारा मनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है डिक्री ऑफ रिडेम्पशन आ जाए एंड ही इज फोर्स्ड टू टेक द मनी एंड गिव बैक द प्रॉपर्टी। ठीक है, बट मॉर्गेजी हैज अ राइट, अगर ये सारे केसेस नहीं होते हैं तो फिर मॉर्गेजी के पास में राइट है कि वो ऑब्टेन कर सके डिक्री ऑफ फोरक्लोजर, ठीक है, फ्रॉम द कोर्ट। अब इस डिक्री ऑफ फोरक्लोजर का क्या मतलब है? इट इज अ सूट टू ऑब्टेन अ डिक्री that a mortgager will be absolutely barred from exercising his right। अब वो absolutely barred है अपना right exercise करने से, जो mortgager है अब वो पैसा वापस करके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ठीक है, absolutely debarred from exercising his right to redeem the mortgage property is called a suit for foreclosure। ठीक है, हम इसको suit for foreclosure कह रहे हैं। as the mortgager has the right to redeem, जैसे mortgager के पास में right to redeem है, उसका corresponding right या फिर co-extensive right कह सकते हैं हम right to foreclosure को। तो this right implies that when the mortgager has failed to make the payment, जब mortgager पेमेंट नहीं कर पाया तो mortgagee के पास में क्या राइट है कि वो सूट डाले फोरक्लोजर की डिक्री के लिए। ठीक है, दोनों के हमने कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट वील सी क्लॉज ऑन रिडेम्पशन। देखो, कभी कभी क्या होता है, व्हेन मॉर्गेजर्स टेक लोन तो दे आर इन अ वेरी ऑप्रेसिव कंडीशन, ऑलरेडी दे आर वेरी ड्यू टू पॉवर्टी एंड ड्यू टू इमरजेंसी, दे आर इन अ कंडीशन जहां पे वो उतना बार्गेनिंग पावर उनकी हाई नहीं होती। ठीक है, दे हैव लेस बार्गेनिंग पावर जो हमारे मॉर्गेजर्स होते हैं। तो इस बात का फायदा उठा के एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेके मोस्टली काफी ऐसे क्लॉजेस बना दिए जाते हैं, मॉर्गेज डीड के अंदर डाल दिए जाते हैं बाय द मॉर्गेजीज, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मॉर्गेजर कभी भी अपना राइट वापस ले ही नहीं पाएगा इस लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे क्लॉजेस को हम कहते हैं क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, जहां पे मॉर्गेजी अनड्यू एडवांटेज लेके
क्या करता है, ऐसे क्लॉजेस डाल देता है मॉर्गेज डीड के अंदर जिसकी वजह से वी कैन प्रिज्यूम दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर आवर मॉर्गेजर टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी, टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी। तो ऐसे क्लॉजेस जहां पे ऐसे कंडीशंस लगा दिए जाते हैं जो कि काफी हार्ड एंड ऑप्रेसिव होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। ठीक है। और इस फिनोमेना के पीछे एक दिस लाइन इज सेड दैट वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, मतलब एक बार मॉर्गेज है तो वो मॉर्गेज की तरह ही प्रिज्यूम किया जाएगा, हम उसको सेल नहीं मान सकते। ठीक है। कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर ऑल्सो। ठीक है। तो राइट टू रिडीम इज अ नेचुरल इंसिडेंट ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज का नेचुरल इंसिडेंट ही वापस करना है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फर्दर नहीं सेल करना है। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी विच इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज। ठीक है। किसी भी चीज का टोटल बार नहीं लग सकता, एक जो नेचुरल इंसिडेंट है मॉर्गेज का वो है प्रॉपर्टी को वापस जाना। तो प्रॉपर्टी को वापस जाने से अगर कोई क्लॉजेस रोक रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इट इज कॉन्ट्ररी। ठीक है। विच इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज। Mortgagor has a right to redeem his property anytime after the principal money has become payable। हमने ये देख लिया कि जैसे ही उस मतलब ड्यू टाइम हमारा हो जाता है, मॉर्गेज का पीरियड ओवर हो जाता है, तो उसके बाद में मॉर्गेजर के पास में राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके एंड बिफोर हिज इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन हैज बीन एंडेड। जब उसका जब मतलब इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन कैसे एंड होता है, जब हमारा डिक्री ऑफ फोरक्लोजर आ जाता है, तो उसके पहले हमारे मॉर्गेजर के पास में राइट है कि वो पेमेंट दे और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले। ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ हिज डेट ही हैज अ राइट टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस, विदाउट एनी कंडीशंस ही विल गेट बैक हिज प्रॉपर्टी। एनी लॉ कॉन्ट्रैक्ट cannot take away this right of redemption away from him and therefore the maxim exists once a mortgage always a mortgage। ठीक है। हम इस मैक्सिम को इसीलिए काउंट करते हैं। ठीक है। द राइट ऑफ रिडेम्पशन इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड इट इज सो एब्सोल्यूट दैट इवन द पार्टीज देमसेल्व्स कैन नॉट डिफीट इट। अगर कोई पार्टी चाहे भी तो भी राइट ऑफ रिडेम्पशन को डिफीट नहीं कर सकता। तो पार्टी तो ये कर सकती है कि वो सेल ही कर देती, अगर उसे करनी होती। कहीं ना कहीं सेल नहीं करना था ना, मॉर्गेज करना था। तो इसलिए टू हैव दिस राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी लाइक वेव्ड ऑफ बाय हिमसेल्फ। वो अपने आप अपना राइट वेव ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है। उसका स्टैट्यूटरी राइट है, मॉर्गेजर का स्टैट्यूटरी राइट है। नॉट कैन इट बी फेटर्ड बाय एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बाद कंडीशन के थ्रू भी उसके ऊपर बार नहीं लगाया जा सकता। द लीगल पोजिशन इज दैट इफ एनी कंडीशन इज कंटेन्ड इन द मॉर्गेज डीड, अगर कोई कंडीशन है मॉर्गेज डीड में जो हमारे राइट ऑफ रिडेम्पशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हमें राइट ऑफ रिडेम्पशन को रोक रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम क्लॉग ऑन रिडेम्पशन मानेंगे और एंड दैट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है। हमारे मोस्टली क्वेश्चंस DOLLB में बनते हैं बाय ऑन दिस क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन, कि क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है, और इसी से रिलेटेड हमारे 3 केसेस भी हैं और इसी से रिलेटेड हमारे मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल भी इसी पार्ट से मोस्टली देखे गए हैं लास्ट ईयर्स में। कंडीशंस व्हिच आर कंसिडर्ड एज क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिन्हें हम क्लॉग बोल सकते हैं रिडेम्पशन के ऊपर। तो वेदर अ कंडीशन इज अ क्लॉग, कोई ऐसा क्लॉज है विच इज ऑप्रेसिव, हमारा रिडेम्पशन होने नहीं दे रहा है, मॉर्गेजी ने कोई ऐसा क्लॉज डाला है, तो हमें चेक करना है कौन सा टाइप है और किस तरीके से वो एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसे कंडीशंस को हम वॉइड मानते हैं। ठीक है। बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी सीन फ्रॉम केस टू केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कोर्ट हमारा डिसाइड करता है कि क्या हमारे जो क्लॉजेस हैं वो ऑप्रेसिव है या नहीं है। केस टू केस देखना पड़ता है। Whether a condition is a clog on redemption or not has to be seen from case to case. It is very subjective. ठीक है। There are certain situations which seem to be clog but are not considered a clog on redemption, while some others are. कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। Condition of sale in default. ठीक है। If the mortgagor fails to redeem the mortgage within the specified period, अगर वो specified period में पैसे रिटर्न नहीं कर पाया तो मॉर्गेजर के पास में उसके बाद में कोई राइट नहीं होता। मॉर्गेजर विल हैव नो क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी।
ठीक है, एंड मॉर्गेज डीड विल बी डीम टू बी अ डीड ऑफ सेल इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी। तो हमने इसको कंडीशनल सेल मान दिया। कंडीशनल सेल कैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ पीरियड के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो फिर हम इसे ऑटोमेटिकली सेल मान लेंगे। सो दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज वॉइड। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इट कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट टू एज इट अमाउंट्स टू अ क्लॉग। हम इसे एक क्लॉग मान रहे हैं और हम इसे वॉइड करार देंगे। सेकेंड टाइप क्या है, लॉन्ग टर्म रिडेम्पशन। कभी कभी हमने आगे हम देखेंगे केसेस में 80 इयर्स 99 इयर्स ऐसा क्लॉग लगाया गया है, तो वो लॉन्ग टर्म रिडेम्पशन का क्लॉज होता है। A long-term redemption is not necessarily a clause on redemption। इसके ऊपर लीडिंग केस है गंगाधर वर्सेस शंकर लाल का, आगे हम पढ़ेंगे। तो a long-term redemption is not necessarily a clause, जरूरी नहीं है कि वो क्लॉग हो। Restraint of alienation, a condition in the mortgage deed that the mortgagor shall not alienate the mortgage property or shall not take loan on security of the mortgage property has been held to be a clause। मतलब फर्दर अभी तो उसने सिर्फ एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है, अभी तो हमारे मॉर्गेजर ने सिर्फ एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है, बट यहाँ पे ओनरशिप तो ट्रांसफर करी नहीं है। ओनरशिप तो वो अभी भी किसी और को ट्रांसफर कर ही सकता है। ठीक है, तो इस राइट के ऊपर बार नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसे भी क्लॉग कहा जाएगा। Further, a condition of restricting redemption only to mortgagor and not to his heirs has been held to be a clause। मोस्टली जो हमारे लॉन्ग टर्म रिडेम्पशन, लॉन्ग टर्म हमारे मॉर्गेज होते हैं, तो उसमें मोस्टली 85-99 इयर्स के क्लॉजेस होते हैं, मॉर्गेज का टाइम होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मॉर्गेजर कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में वापस ले ले। कभी कभी उसके लाइफ टाइम में वो प्रॉपर्टी का टाइम ही ड्यू नहीं होता है, तो उसके लीगल एयर्स को क्लेम करना होता है। तो इसलिए उसके लीगल एयर्स को हमेशा वो राइट होगा, एंड इफ अगर उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो फिर ऐसे क्लॉज को हम क्लॉग बोलेंगे और ऐसे क्लॉज को हम वॉइड कहेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट केस इज गंगाधर वर्सेस शंकर लाल। इस केस में क्या हुआ, पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी वाज गिवन टू मॉर्गेजी। पोजेशन दे रखा है हमने, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोजेशन दे रखा है, तो पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी मोस्टली हमने दे रखा होता है तो हम उसे उसुफ्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी हो सकता है ये अनॉमलस भी हो, ठीक है, अनॉमलस भी हो सकता है। वाज गिवन टू मॉर्गेजी, मॉर्गेज में हमने पोजेशन अपना दे रखा था। And the terms of the mortgage were that for a period of 85 years, mortgagor will have no right to redeem back। 85 years तक वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाएगा। ठीक है, एंड और 85 years मतलब हमारा मेन टाइम पीरियड है मॉर्गेज का। ठीक है, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 85 years, इट वाज टू बी रिडीम्ड विद इन 6 months। 6 months के अंदर आपको पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है। लेकिन अगर आप 6 months में पेमेंट नहीं कर पाए, failing which the mortgagor and his legal heirs will have no claim over the property। So the legal heirs of the mortgagor challenge the terms and condition of the mortgage deed before the completion of 85 years। So this issue was if such a clause prohibiting redemption for the period of 85 years was a clause on equity of redemption। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रूल अगेंस्ट क्लॉज है on equity of redemption is that mortgage shall always be redeemable and mortgager's right to redeem shall neither be taken away nor be limited by any contract between the parties। ये जो राइट है रिडेम्पशन का, इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो mortgager's right to redeem must continue even after the period of 6 months। 6 months का जो रिडेम्पशन का पीरियड है ना, उसको लिमिट नहीं कर सकते। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म रिडेम्पशन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म हमारा मॉर्गेज तो किया जा सकता है प्रॉपर्टी, लेकिन रिडेम्पशन का टाइम लिमिटेड नहीं होना चाहिए। 6 months वाला जो क्लॉज था दैट वाज हेल्ड टू बी वॉइड, और वहां पे पार्टीज को एक्स्ट्रा टाइम मिला था, कोई टाइम रेस्ट्रिक्टेड नहीं था मॉर्गेज हमारा रिडेम्पशन करने का। ठीक है, बट सिंस पार्टीज वर ऑन इक्वल फुटिंग और बार्गेन जो था उनका फेयर था, इसलिए इट वाज हेल्ड दैट टर्म प्रोवाइडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 85 years हम उसको क्लॉग नहीं मान रहे हैं।
फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू बी डीम्ड एज क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, उसको हमें बहुत सारी चीजों के साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए, जैसे कि अनरीजनेबल अनकॉन्शनेबल बार्गेन था, या फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेसिव क्लॉजेस लगाए गए थे, बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में था हमारा मॉर्गेजर, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को साइमल्टेनियसली हमें देखना है लॉन्ग पीरियड के साथ में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्लॉग है ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, नहीं तो जस्ट बिकॉज द पीरियड इज लॉन्ग वी कांट से दैट इट इज अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, नाउ दिस वाज फर्स्ट केस। सेकंड केस है कोमल कांजी गोविंद जी वर्सेस व्रजलाल करसनदास पुरोहित, 1989 का केस है। पहला हमने 1958 का केस देखा, अब 1989 का केस देख रहे हैं। सो देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विथ मॉडर्न टाइम्स हमारा परसेप्शन, हमारे कोर्ट का परसेप्शन ग्रेजुअली विल चेंज। ओके, यहाँ पे क्या है, मॉर्गेजर ने अपनी मॉर्गेज करी थी शॉप्स टू द मॉर्गेजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो मॉर्गेजर था वो हाईली इंडेटेड था, काफी ऑलरेडी डिसएडवांटेजियस और ऑपरेसिव कंडीशन में था। तो प्रेजेंट सूट उसके लीगल एयर्स ने फाइल करा था अपना एक्चुअल पोजेशन लेने के लिए फ्रॉम द मॉर्गेजी, ये क्लेम करते हुए कि मॉर्गेजी ने एडवांटेज लिया था फाइनेंशियल सिचुएशन का मॉर्गेजर के, एंड उसको काफी मेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मॉर्गेज डीड वेरी हार्ड एंड ऑपरेसिव। ठीक है, तो उस जो हमारा मॉर्गेज डीड था उसके कुछ क्लॉजेस अगर हम देखें तो मॉर्गेजर, हमें लगेगा कि हाँ मॉर्गेजर वाज इन अ बैड सिचुएशन और उसका अनड्यू एडवांटेज दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज क्या था कि पहली बात तो है कि मॉर्गेज हमारा 99 इयर्स का था, विच इज कंसिडरेबली ऑन अ हायर एंड। ठीक है, मॉर्गेज 99 इयर्स का था। सेकंड इज राइट टू रिडेम्पशन वाज रेस्ट्रिक्टेड, राइट टू रिडेम्पशन हमारा कुछ टाइम पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया था। थर्ड है कि सिर्फ 99 इयर्स के पीरियड के बाद ही मॉर्गेजर विल पे द प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। बहुत बार उतना अमाउंट इकट्ठा रख के नहीं दिया जा सकता, और बट पार्ट्स में दिया जा सकता है, तो पेइंग दैट अमाउंट इन लमसम इज वेरी टफ। ठीक है, तो उसको भी हम एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज मान रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि ही वाज परमिटेड, मॉर्गेजी वाज परमिटेड टू रीबिल्ड द एंटायर स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी बना था उसे ब्रेक करके रीबिल्ड करने का भी राइट उसके पास में था। तो कोर्ट ने वही सारी चीजें ऑब्जर्व करी जो इस केस में लिखा हुआ था कि एनी प्रोविजन इंसर्टेड टू प्रिवेंट रिडेम्पशन, अगर कोई प्रोविजन डाला गया है रिडेम्पशन को रोकने के लिए, पेमेंट को रोकने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ डेट को रोकने के लिए, जिसके लिए सिक्योरिटी दी गई थी, ठीक है, तो हम उसे क्लॉज बोलेंगे इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन पे, इसलिए वो क्लॉज वॉइड होगा। तो यहां से हमने वो मैक्सिम देखी, एंड एनी प्रोविजन इंसर्टेड टू प्रिवेंट, इवेड और हैम्पर रिडेम्पशन वो वॉइड होता है। फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए लॉन्ग टर्म रिडेम्पशन क्या करता है, लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन मेक्स अ मॉर्गेज एंड इल्यूजनरी मॉर्गेज। ठीक है, काफी हमें इल्यूजन लगता है इस मॉर्गेज में, पर ये डिसाइसिव नहीं है पूरी तरीके से, हम ये नहीं कह सकते कि दैट इट्स अ फ्रॉड। ठीक है, तो टेकिंग नोट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, फाइनेंशियल कंडीशन देखा गया मॉर्गेजर का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन था, काफी सारे क्लॉजेस ऐसे थे जो थोड़े से अनजस्टिफाइड थे। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है, इसलिए जो हमारे मॉर्गेजर के एयर्स है उन्हें प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। ओके, सो ये सेकेंड क्लॉज के डिफरेंट सिचुएशंस थे। अब हम थोड़ा रिसेंट केस देखेंगे, शिवदेव सिंह वर्सेस सूचा सिंह का केस है ईयर 2000 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी टू ए एंड लेटर सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टी आउट ऑफ इट टू एक्स। ए को उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, सॉरी मॉर्गेज करी, ये जो हमारा मॉर्गेजर था उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी ए को। ठीक है, अब इसके बाद में इसने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट, सम पार्ट वाज सोल्ड टू एक्स। ठीक है, एक्स को सेल कर दिया। लेटर क्या हुआ, मॉर्गेजर ने कोर्ट के आगे जाके बोला, मॉर्गेजर ने कोर्ट के आगे जाके बोला कि उस समय, जिस समय उसने मॉर्गेज का डीड करी थी ए के साथ में, ही वाज उसका फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब था, उसका अनड्यू एडवांटेज लिया गया था। मॉर्गेजी ने कंडीशन लगाई थी 99 इयर्स के लिए कि वो रिडीम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। इशू ये भी था विद द पीरियड ऑफ 99 इयर्स इज अ क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि
वही सारी जो हमने रिपीटेड चीजें देखी हैं, सम लाइंस ऑन क्लॉग ऑफ इक्विटी ऑन रिडेम्पशन कि क्यों जरूरी है, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। और जो हमारा क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है, ये रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस है, जिसकी वजह से हम एक तरीके से पुअर पर्सन की पॉवर्टी का गलत फायदा नहीं उठा सकते, और हमें रियलिटी ऑफ सिचुएशन देखना पड़ेगा। इट मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रियलिटी ऑफ सिचुएशन एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें हर ट्रांजैक्शन को केस टू केस उसके हिसाब से जज करना पड़ेगा, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को ध्यान में रख के, सारे क्लॉजेस को पढ़ के, वी विल हैव टू कम टू अ सिचुएशन अंडर सच क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन हमारा टीपीए में रिकॉग्नाइज्ड है सेक्शन 60 के अंदर, स्टैट्यूटरी लीगल राइट है, एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता बाय पार्टीज के एग्रीमेंट से, इसको हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए देयरफॉर कोर्ट ने हेल्ड किया कि मॉर्गेज डीड बीइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 99 ईयर्स, उसको हम क्लॉग एंड इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन मान रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। फाइनेंशियल पोजीशन भी मॉर्गेजर की कि हमने फाइनेंशियल कंडीशन भी देखी है मॉर्गेजर की, और ये भी इट वाज आल्सो फाउंड आउट दैट जो हमारा मॉर्गेजी था वो एडवांटेजियस पोजीशन में था। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो फाउंड टू बी इन पोजेशन ऑफ लैंड फॉर 26 इयर्स बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट। वो 26 इयर्स से उस लैंड के पोजेशन में भी था। ये सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस इज क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। अब इसके बाद में अगर हम गंगाधर का केस याद करें, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हम देखते हैं लेटर इयर्स में, क्योंकि वहां पे भी 85 इयर्स का क्लॉज था, बट दैट दोज लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस हैव डाइल्यूटेड इन रीसेंट इयर्स। अब हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं पास्ट ईयर के। ठीक है, लेट्स क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एग्जीक्यूट्स अ मॉर्गेज ऑफ हिज हाउस इन फेवर ऑफ वाई इन 2015। एक्स ने मॉर्गेज किया ऑफ हिज हाउस इन फेवर ऑफ वाई इन 2015 एंड अग्रीड नॉट टू रिडीम द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 60 इयर्स। ठीक है, स्टिल फाइन, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है ना, लॉन्ग टर्म होना इज नॉट नेसेसरली एज क्लॉग। ठीक है, उसको हम जरूरी नहीं है क्लॉग की तरह देखें। अगर सारे सिचुएशन, सारे जो क्लॉजेस हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो रहे हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस को भी हम वैलिड कह सकते हैं। So he has also agreed that after 6 years he would redeem within 6 months, failing which he would lose his right to redeem। ये तो वही कंडीशनल सेल वाली बात हो गई, और इसको तो हम हमेशा क्लॉग मानेंगे ही मानेंगे। कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट रिडेम्पशन के लिए हम नहीं बना सकते, उसके पास में फ्री राइट होना चाहिए। जब तक हमारा मॉर्गेजर चाहे तब तक उसे रिटर्न करा सकता है, until when, until we don't get the decree of foreclosure। जब तक हमारे पास, हमारे मॉर्गेजी के पास में फोरक्लोजर की डिग्री नहीं होती, तब तक हमारे मॉर्गेजर को राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिडीम बैक कर सके। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, जो केस हुआ, जो भी सूट प्रीमेच्योर है, नॉट मेंटेनेबल, ऐसा बोला उसने कि सूट प्रीमेच्योर है। हो सकता है यहाँ पे हम अपने पुराने केसेस को साइड करते हुए बोलेंगे कि 60 इयर्स का क्लॉज हमारा गलत नहीं है। हो सकता है दिस राइट इज प्रीमेच्योर, वी कैन से दिस राइट इज प्रीमेच्योर, बट जो 6 मंथ्स का क्लॉज है उसको हम क्लॉग मानेंगे और उसको हम वॉइड बोलेंगे, एंड दिस पीरियड, इस रेस्ट्रिक्टेड पीरियड को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम इस केस में यही बोलेंगे कि दिस 6 मंथ्स पीरियड इज एक्टिंग एज अ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। ओके, apart from it 60-year clause might not have issues। okay, until and unless we see some special situation जहां पे हमारा mortgager disadvantageous position में था। okay, now let's see the last question। in a mortgage deed which was created for a period of 65 years there is a clause that if mortgager fails to redeem the property within the 5 months। सेम है, एकदम सेम सिचुएशन है, 5 मंथ्स है, यहाँ पे 6 मंथ्स था। हम इस तरीके का रेस्ट्रिक्टेड रिडेम्पशन का पीरियड नहीं लगा सकते। ठीक है, आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू द मॉर्गेज डीड शैल बी डीम्ड एज सेल। ये कंडीशनल सेल, दोनों क्वेश्चंस उसी से मैच करते हैं। तो मॉर्गेजर वांट्स टू सेट असाइड द अबव सेड मॉर्गेज on the grounds of fraud and coercion after the period of 15 years।
further contends that the conditional redemption is unjustified and contrary to law. Discuss the provisions of the relevant provisions of the law. ठीक है, हम इसमें लास्ट के अपने केसेस साइट करेंगे एंड इसमें हम कहेंगे कि अगर ये ग्राउंड्स प्रूफ कर पा रही है पार्टीज कि फ्रॉड था, कोअर्जन था, अनजस्टिफाइड क्लॉजेस थे, तो फिर ऐसे केस में हम पूरे के पूरे क्लॉजेस को, सारे क्लॉजेस को, ये लॉन्ग टर्म को भी हम मानेंगे कि वो अनजस्टिफाइड था। ठीक है, अगर ये पार्टी प्रूफ कर पाती है तो, क्योंकि काफी सब्जेक्टिव रहा है हमारा डिसीजन एज पर द सिचुएशंस एंड एज पर द केसेस, so we will have to just give quite satisfactory answer to say which side do we support. Okay, thank you very much. I hope the session has been session will be benefiting all of you.